हेलो। क्या हालचाल भैया? कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और आखिरी में भैया सारा डिस्कशन भी कर लिया, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, ठीक है। सारा डिस्कशन भी कर लिया और भैया बाद में पता चला कि माइक हमारा निकला बिल्कुल खराब। खराब मतलब आवाज होगी बिल्कुल खत्म, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ पे डिस्कस करे, सारी मेहनत एक बार में खराब हो गई। साफ 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 साफ। अब वो लेक्चर हम फिर से दोबारा शूट करेंगे, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, है ना। तो पहली बात ये है कि पिछली केपीपी जो मैंने आपको दी थी, ठीक है। आई होप आपने वो ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। और अगर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ना है, कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, मैंने 28 क्वेश्चन दिए थे। 28 में से जो मुझे मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के कमेंट दिख रहे थे वो कुछ ऐसे ही लग रहे थे, कोई 14, कोई 18, कोई 20, कोई 12, कोई 10, इसी हेर फेर में मैक्सिमम बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो दैट मीन 10 से लेके 20 के बीच में मेजोरिटी ऑफ द जनता है 28 में से, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, देख अब सपोज कोई बच्चा 20 सवाल कर रहा है 28 में से, तो वो 20 पे खुश ना हो कि मैंने 20 सवाल कर लिए। अब अग्रेसिव होने का टाइम है। अब ये खुश होने का टाइम नहीं है कि मैंने 20 सवाल कर लिए मजा आ गया, नहीं। अब आपको दुख इस बात का होना चाहिए, पेन इस बात का होना चाहिए कि भाई साहब बाकी आठ आठ क्यों नहीं हुए हैं। समझो मेरी बात को। केपीपी मैं आपको बना रहा हूं, जो भी दे रहा हूं वो एडवांस ओरिएंटेड दे रहा हूं, ठीक। पिछली केपीपी जो थी वो सारी की सारी जो हमारे कोटा के इंस्टीट्यूट्स में जो शीट के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको दिए थे। जो बच्चा कोटा का है वो तो देखते ही पहचान जाएगा, ठीक है, कि हाँ सर यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको फिर करवाई जा रही है अभी, अभी दोबारा से, ठीक है। तो क्योंकि सारे अच्छे सवाल हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि भाई अगर मैंने 28 सवाल दिए हैं तो 25 तो बनने ही चाहिए। आपसे 3 सवाल की रिलैक्सेशन दे सकता हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं। हमारी बात समझ में? विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। अब आपको इंप्रूवमेंट करना है आगे, अब आपको खुश नहीं होना है कि मैंने 20 सवाल बना लिए मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। ये बात सच है कि 28 सवाल में से कोई बच्चा अगर 50% स्कोर कर ले रहा है, मैं आपको केबीपी का लेवल भी बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा 50% स्कोर कर ले रहा है तो इसका मतलब उसकी रैंक जो है 4000 के आसपास उसकी रैंक आ जाएगी एडवांस में, ठीक है। कोई बच्चा अगर सपोज 20 सवाल कर ले रहा है तो इसका मतलब वो 1000 के आसपास उसकी रैंक डेफिनेटली वो स्कोर कर सकता है, ठीक है। 1000 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 800 से 1500 के बीच में कहीं भी लाई करेगा। लेकिन कोई बच्चा 20 से 25 के बीच में कर रहा है तो इसका मतलब वो 500 के अंदर रैंक ले आएगा, ठीक है, 200 के अंदर रैंक ले आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा आप सारे बच्चे फाइट करो, कोशिश करो कि कम से कम 28 में से 25 सवाल तुम करके दिखाएंगे। अरे बात समझ में? कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, ठीक है। सिलेक्शन तुम्हारा 40 पे ही हो जाएगा, 40% पे ही हो जाएगा इस केपीपी के। अगर आप 12 सवाल या 10 सवाल से ज्यादा कर ले रहे हो तो सिलेक्शन तो आप पाईटी तो आपको इतने पे भी आप फाइट मार के निकाल सकते हो। लेकिन हम क्यों अपना सोच का दायरा छोटा करें, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लगाओ, अब आप क्वेश्चन खूब करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि सवाल देखते ही समझ में आ जाए कि सवाल होना कैसे है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि खुश हो गए कि भाई साहब हाँ 25 सब 20 सवाल ठीक हो गए मजा आ गया। नहीं, 20 पे खुश नहीं होना है, अब आपको और आगे मेहनत करनी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, पिछली केपीपी को प्रिंटेड फॉर्म में मैं नहीं दे पाया था क्योंकि जो मेरे ऑपरेटर था वो को इमरजेंसी आ गई थी उसको, तो उसको अर्जेंटली जाना पड़ा था अपने रिलेटिव्स के पास, इसलिए मैंने आपको उस फॉर्म में दे दिया था। तो कभी अगर ऐसा हुआ करे तो प्लीज़ अननेसेसरी वहाँ पे इस तरह की बातें मत टाइप किया करो कि सर आपने वो केपीपी प्रिंट फॉर्म उस फॉर्म में क्यों नहीं दी, ठीक है। जबकि मैं ये बातें क्लास में बोल के निकल जाता हूँ, इसका मतलब वो बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज के बाद मैं ऐसे बच्चों को ब्लॉक करा दूंगा, ठीक है। मैंने मैंने पूरे लेक्चर में मैंने बोल दिया था इस बात को कि भाई अभी ऑपरेटर है, चल बता ही देता हूँ, उसके रिश्तेदारी में कोई एक्सपायर कर गया था तो उसको जाना पड़ा वहां पे, तो केपीपी नहीं हो पाई प्रिंट। तो मैंने तो दे दी थी ना पीपीटी में आपको यहाँ पे, तो मैंने दे दी, आप यहाँ से लगा लो यार एक दिन। उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये क्यों दे दिया, हमें तो वो चाहिए था। मैं माफ कर दे रहा हूँ तुम्हें पहली और आखिरी बार, अगली बार सीधा ब्लॉक करा दूंगा तुमको, ठीक है। इतना ज़्यादा नखरे नहीं उठाने, इतने ज़्यादा अपनी डिमांडिंग नहीं बनना है। जब अगर मैंने एक बार बोल दिया है कि इमरजेंसी है तो अभी मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ तो आप ऐसे पढ़ो उसको, ठीक है। तो ये बच्चे, मुझे लग रहा है ये लेक्चर वेक्चर नहीं देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेके, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा मन कर रहा था कि उनको ब्लॉक करके भगाऊँ यहाँ से अभी, ठीक है। फिर मैंने छोड़ हटा, ठीक है, उनको माफ़ कर दिया।
ठीक है, आगे से प्लीज इस तरह की कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मैं इसको बदतमीजी ही मानूंगा। कोई चीज मैं क्लास में बोल के जा रहा हूँ कि दिस इज द रीजन दैट्स वाई, नहीं हो सकता फिर आप उसको लेके कमेंट करते हो, पूरा मूड खराब हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अभी पहले केपीपी के डिस्कशन करने से पहले पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की जो केपीपी है वो मैंने एरोडोप ओरिएंटेड रखी थी, उसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एरोडोप। ठीक है, तो एरोडोप के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फिजिक्स आसान होगी लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, एक केपीपी ऐसी भी देख लेते हैं जिसमें हम लोग आंसर को मैच कराने में थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ फाइट मार रहे हैं। लेकिन एरोडोप के जो जो जेन्युइन क्वेश्चन थे जेई के लिए, एडवांस के लिए, वो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, या किसी एक प्रोफाइल के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो फिर वो मैंने आपको नहीं दिए थे। ठीक है, सपोज एक प्रोफाइल के 4 सवाल हैं तो मैंने आपको 2 सवाल हैं तो मैंने आपको 1 दे दिया। ठीक है, और अगर कोई जेई के रिलेवेंट नहीं है तो वो मैंने आपको नहीं दिया। ऑल दो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन फिर भी नहीं दे सकता, उतना समय नहीं है हमारे पास, है ना, उसके बाद बाकी दूसरी केपीपी पे भी जाना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो है इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो केपीपी है वो एरोडोप ओरिएंटेड है। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले दे रहा हूं इंपॉर्टेंट 4 सवाल। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा भैया ताकि पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, पता चला पड़ोसी के अकेला बात तो नींद खराब कर दे रहा है हमारी। ठीक है, तो जो है मैं आपको दे रहा हूं इंपॉर्टेंट 4 सवाल अभी। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, वो 4 क्वेश्चन आसान है, पहले क्लियर कर देता हूं, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि इसमें से क्या पता कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो मैं अभी देने वाला हूँ, 4 में 5 भी हो सकते हैं, पहले मैं 4 कंप्लीट करा लेता हूँ। ये 4 क्वेश्चन है, ये एडवांस ने अभी तक पूछे नहीं है, अभी तक नहीं पूछे, है तो आसान, पूछे नहीं है, तो क्या पता पूछ ले, तो हम क्यों अपनी तरफ से रिस्क लें, तो क्यों ना अभी उनको सॉल्व कर लें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भैया जल्दी से हम लोग स्पीड के साथ उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, और हो सकता है आप में से 90% बच्चों को ये चारों क्वेश्चन याद हो। ठीक है, और हो सकता है किसी को याद ना हो, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं आपका, शुरू का 10 से 15 मिनट, मैं वो चारों क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, अभी आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है और आंसर निकाल के उसका डेटा याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं शुरू करता हूं, डेटा याद करने का मतलब, डेटा याद करने का तरीका आप समझ जाएगा कि इस प्रकार से करना है। जैसे पहला सवाल, पहले सवाल में मैं आपसे बोलूं कि एक रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, यहाँ पर एक रिंग है, तो बताओ इसका अल्फा कितना होगा। जैसे ही आप रॉड को छोड़ोगे आप नहीं लिख सकते हो टॉर बराबर आई अल्फा करके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि रॉड हमारी मासलेस है, ठीक है, तो बताओ व्हाट विल बी द, ये पहला सवाल है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग इन 10 सेकेंड। तो इसका डेटा आप याद रखिएगा कि इसमें रिंग फ्री फॉल करता है। ठीक है, डेटा याद रख लेना, कैसे हुआ वो अभी समझाता हूं पूरा मैं। कि मासलेस रॉड है और यहां पर एक रिंग है, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट बता दो 10 सेकंड में कितना होगा, तो आप सीधा लगा देना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, ए की वैल्यू जी आ जाएगी, क्योंकि ये फ्री फॉल करता है। फ्री फॉल क्यों करता है, अब ध्यान से देख, क्वेश्चन में ये है कि सर ये रॉड है जो कि मासलेस है और यहाँ पर एक रिंग है। मैंने कहा ठीक है, तो सर अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन से, अगर बात करें क्वेश्चन से कि भैया बता तू क्या क्या है, तो पहले रॉड की अगर अपन एफबीडी बनाए तो बोलेगा सर हिंज है तो इधर लगेगा NX, ऊपर लगेगा NY। क्योंकि ये रिंग कांटेक्ट में है तो रिंग से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, आप ये लिखोगे और mg दिखा दोगे नीचे रॉड की एफबीडी में, मास ऑफ रॉड इनटू जी। अब रॉड क्या है, मासलेस है, तो मासलेस रॉड है तो ये तो तेरा 0 हो गया, mg तेरा 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो मासलेस रॉड है का सबसे बढ़िया बात ये होती है कि सर मासलेस रॉड पे हमेशा एफ नेट तेरा 0 होता है, हमेशा नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स बराबर क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मास ही 0 हो गया तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। तो पहली क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना कि नेट फोर्स रहेगा भाई साहब 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब हो गया दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, और नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। ये जो एन है ये NY के बराबर हो जाएगा, पहली चीज। और अगर रॉड मासलेस है, मैंने कहा हाँ भैया मासलेस रॉड है, तो इसका एक मतलब ये भी तो है ना कि टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, सपोज मैं ए कह देता हूं तो ये एक्सिस, ये पॉइंट ए है, तो सर क्यों, मैंने कहा इसलिए क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। फिक्स एक्सिस रोटेशन में आप सब लोग जानते हो टॉर्क बराबर क्या होता है भाई साहब, आई इंटू अल्फा।
और आई क्या होगा सर ml²/3 × α। तो जब मास ही जीरो हो गया आपका, यहाँ पे जब ये मास ही जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर टॉर्क जीरो करें तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क जीरो करूंगा तो एन वाई का टॉर्क तो वैसे ही जीरो है, एन एक्स का टॉर्क तो वैसे ही जीरो है। तो इसका ये सपोज ये डिस्टेंस एक्स है, तो क्या लिखोगे एन इंटू एक्स, ये अब आ जाएगा टॉर्क अबाउट ए। ये क्या है, बोले सर जीरो है, क्योंकि नेट टॉर्क तो जीरो होना है। तो अगर नेट टॉर्क जीरो होना है, एम जी बचा नहीं, केवल एन मालूम है, केवल एन बचा हुआ है, तो नेट टॉर्क मैंने जीरो कर दिया यहाँ से। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या आ गई, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो आने का क्या मतलब हो गया, रॉड ने रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, तो इसका मतलब रॉड या रिंग ने रॉड पर कोई फोर्स नहीं लगाया। ये नॉर्मल जीरो होने का क्या मतलब हो गया, रिंग ने रॉड पर कोई फोर्स नहीं लगाया। जब रिंग ने रॉड पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो रॉड ने भी रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाया, रॉड भी रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, एक्शन एक्शन पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग पर भी नॉर्मल जीरो हो गया। तो अब अगर मैं रिंग की अपीडी बनाऊंगा तो नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगता नॉर्मल, नॉर्मल जीरो हो गया, तो केवल एक ही फोर्स बचा एम जी। तो इसका मतलब ये रिंग कैसे चलेगा सर, ये फ्री फॉल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रिंग पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है एमजी के अलावा, खत्म सवाल। ठीक, तो ये बेसिकली इसका आइडिया। अब तुम बोलोगे सर तो हॉरिजॉन्टल का केस है, थोड़ी देर के बाद मान लो नीचे आया, तो सर अब तो कोई एंगल आ जाएगा। मैं तो कोई बात नहीं, मान के चलो ये रॉड यहाँ पहुंच गई, तेरा रिंग यहाँ आ गया, मान ले इस लोकेशन पर है, तो ऐसे दिखाएगा नॉर्मल, रॉड की अपीडी बना, ठीक है सर, इधर एन एक्स इधर एन वाई, तो इस ए पॉइंट के अबाउट तो अभी भी टॉर्क जीरो होगा ना, इसे के अबाउट, तो टॉर्क जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो नॉर्मल को जीरो होना पड़ेगा तभी तो टॉर्क जीरो होगा, तो नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि रिंग का डिस्प्लेसमेंट बता दो 10 सेकंड में कितना होगा, आप सीधा लिख दोगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म कहानी। और एक्सलेशन की जगह नीचे की तरफ जी रख दीजिएगा। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, दिस इज द पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो ये है कि सर सपोज मान लो ये एक रॉड है जिसको हमने यहाँ पे हिंज कर रखा है, ठीक है, ठीक है सर जी। तो यहां से एक बॉल आई एम मास की, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, एम मास की बॉल आई है, और वो सपोज वी वेलोसिटी के साथ, वी नॉट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे टकराई है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कि इंपल्स इंपार्टेड बाय हिंज फोर्स इज जीरो। दिस इज द क्वेश्चन। अभी तक एडवांस ने नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कोई पूछ सकता है ये, ठीक है, क्या कि सर इंपल्स इंपार्टेड बाय हिंज फोर्स इज जीरो, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन देख के तो ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं पता चलेगा, हमें ई बताओ पहले, ई की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऐसी फील आ रही है। तो देखो कितना प्यारा सवाल है। मैंने बोला इसका मास भी सपोज एम है, इसकी लेंथ एल है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द इंपल्स इंपार्टेड बाय हिंज फोर्स इज जीरो। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ऐसे सवाल के। तो अब ये बताओ, टक्कर के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और ये रॉड तुम्हारी घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आप लिखोगे एम पी नॉट इंटू एक्स प्लस जीरो बराबर एम वी वन इंटू एक्स प्लस आई इंटू ओमेगा, सीधा आई ओमेगा लिखते। ये तुम्हारा हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। अब दूसरी क्वेश्चन कहां से लाए, अब तो कहेगा ई की डेफिनेशन, ई तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब या तो डाटा इनसफिशिएंट बोलोगे आप, या फिर आप बोलोगे कि सर एक बात बोलो, इन्होंने बोला हिंज फोर्स का कोई भी इंपल्स नहीं है, द इंपल्स इंपार्टेड बाई हिंज इज जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर मैं बॉल और रोड को सिस्टम मान लूं, अगर मैंने बॉल और रोड को सिस्टम मान लिया तो एक्सटर्नल फोर्स हिंज फोर्स था, और हिंज फोर्स ने कोई इंपल्स दिया नहीं है। इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो जब इंपल्स ही जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम तो ना कांस्टेंट हो गया। इंपल्स बराबर क्या लिखोगे सर, इंपल्स बराबर होता था चेंज इन मोमेंटम। तो दोनों को अगर मैं सिस्टम मानूंगा तो हिंज से इंपल्स मिल रहा है, तो अगर ये इंपल्स ही जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर मोमेंटम विल बी कंजर्व, दैट मीन्स पी इनिशियल बराबर पी फाइनल।
ये इस सवाल में ग्लिच, बढ़िया सा एकदम कैच पॉइंट है। अब मोमेंटम क्या लिखोगे इसका सर, एम बी नॉट, इसका मोमेंटम क्या लिखोगे सर, 0 बराबर इसका मोमेंटम सर एम वी वन प्लस। अब रॉड का मोमेंटम क्या लिखोगे सर, रॉड का मोमेंटम होगा सर मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, मतलब मास इंटू सेंटर मास होगा बीच में, सेंटर मास की वेलोसिटी ये हो जाएगी L/2 ओमेगा, अगर वो ओमेगा से घूम रहा है तो। खत्म सवाल, सवाल आपका खत्म हो चुका है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो ये क्या है, एम बी नॉट एक्स, एम बी नॉट एक्स, एम बी वन एक्स, एम बी वन एक्स, आई ओमेगा ये, तो इसका मतलब आई ओमेगा बराबर एम एल ओमेगा एक्स बटे 2। आई की वैल्यू क्या है सर, आई की वैल्यू है एम एल स्क्वायर बाई 3, जैसे ही सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा 12/3। ठीक है भैया जी, ओके, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक, एक और तीसरा सवाल है, ये सवाल आप काफी बच्चों को याद होता है, लेकिन क्या पता क्लास का कोई बच्चा ऐसा हो जिसने याद ना किया हो, तो मैं उसे बोलूंगा याद कर ले। क्या बोले, मान लो ये कोई गोल गोल बॉडी है, मैं किस जगह पर फोर्स लगाऊं, एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि बिना फ्रिक्शन के ये रोल कर जाए। दिस इज अ क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे सवालों की दो लैंग्वेज होती है, ये सपोज स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, कुछ भी गोल गोल बॉडी है, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ताकि बिना फ्रिक्शन के ये रोल कर जाए, पहली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कि सर मान लो यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पे भी रोल कर जाए, तो दोनों का एक ही मतलब है। अगर मैं ये बोलूं कि एक्स की वो वैल्यू बताओ कि बिना फ्रिक्शन के ये रोल कर जाए, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, और फ्रिक्शन नहीं है को इस इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से कि सरफेस स्मूथ है, अब रोलिंग करा के दिखाओ, तो रोलिंग करा के दिखाओ अगर सरफेस स्मूथ है तो। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना यहां पर सॉल्व करके वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू निकल के आती है I/mr, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, बोले सर आया कैसे, याद तो करा दिया आपने, मैंने कहा देख भैया मान ले इसका एक्सलेशन आगे की तरफ है, ये घूम रहा है अल्फा से, मैंने कहा ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे सर, पहली इक्वेशन तो F=ma, मैंने कहा ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, बोले फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा है, मैंने कहा फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ठीक है लगाएंगे क्यों, बोले ठीक है सर। दूसरी F/x बराबर I इंटू अल्फा, तीसरी A बराबर R अल्फा, तो तीसरी को ही सेट कर दे, यहाँ पे अल्फा की जगह A/R कर दे। ठीक, तो यहां से अगर तू x देखेगा तो क्या निकल के आ गया सर, f नीचे निकल के आ गया ये, और f की वैल्यू किसके बराबर है सर, f की वैल्यू ma के बराबर है, तो यहां से इस a से a, इसे कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई I/mr। बोलो क्लियर है भाई साहब, ठीक है, तो ये चीज है जो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये आपका हो गया कौन सा, तीसरा सवाल। चौथा सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल अभी तक एडवांस ने पता नहीं क्यों नहीं पूछा है, मुझे लगता है कभी भी पूछ सकता है, इस साल भी पूछ सकता है, ऑल दो मैंने ये प्रयास बैच में तो ये सवाल मैंने कराया था, ठीक है, और जो अर्जुना वाला बैच है वो मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कराया था क्योंकि तब तक मैथमेटिक्स उतनी डेवलप नहीं हो पाती है बच्चों की, जब बच्चा 11th क्लास में होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक इस प्रकार का y बराबर एक्स स्क्वायर और नीचे y बराबर -x², इतने इसका हमारे पास क्या है, एक लेमिना है इस प्रकार का, सिमेट्रिक लेमिना इस प्रकार का। ठीक, इसमें रंग भर दिया मैंने, ये रंग भर दिया मैंने, ठीक है, ये एक लेमिना है और सिग्मा दे रखा है इसका, इसका है 0,L, सॉरी L,0 कोऑर्डिनेट, और ये है 0,0। तो क्वेश्चन ये है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो पहला सवाल तो आपसे पूछ लेगा फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा सवाल आपसे पूछ लेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, अबाउट द y एक्सिस, अबाउट द x एक्सिस। ये चार सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट। ये फंक्शन y बराबर x² है, मुश्किल करना हुआ तो x³ कर देगा, y बराबर x रख देगा, तो सवाल और आसान बन जाएगा, ये सिंपल सी प्लेट बन जाएगी।
ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, क्यों क्या पता सवाल आ गया। ठीक है, आ गया तो भैया अपन जल्दी से स्पीड के साथ निकल सके। तो चलो पहले शुरू करता हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो ध्यान से देखना। ये लो। ठीक, ठीक है सर, बोले सबसे पहले मैंने कहा चलो पहले निकालते हैं हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, ये बाहर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का। तो क्या करें, मैंने कहा भैया कुछ मत कर, देख एक काम कर, जैसे पहले हमेशा करते आते थे, एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का एक रॉड पकड़ ले, ऐसी पतली सी। ठीक है सर जी, एक्स पे जाकर डीएक्स लेंथ की हमने एक रॉड पकड़ ली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकाल ले इसके अबाउट, और यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दे, हो गया सवाल। ठीक, यही करना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्स पे जाके मैंने यहाँ पे इस dx लेंथ की एक रॉड पकड़ ली है, मान ले ये वाली डिस्टेंस y है, तो ये वाली डिस्टेंस भी y होगी, सिमेट्रिक है, ये y है तो ये भी y हो जाएगी, दोनों y y हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ध्यान से देखो, मुझे लिखना है पहला सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इसके अबाउट क्या लिखूंगा, बोले सर ये एक रॉड है ऐसी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो होगा ml² by 12, सेंटोमास इसका बिल्कुल यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि रॉड सिमेट्रिक है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, तो सेंटोमास यहाँ पर होगा। तो रॉड के सेंटोमास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml² by 12, और यहाँ से मैं क्या लगा दूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे तो ओरिजिन के अबाउट चाहिए, जेड एक्सिस का अबाउट चाहिए। तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, कि सर डी आई बराबर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सर ml² by 12 प्लस mx², आईसी प्लस md² लगा दिया मैंने। ठीक, पहले एक्सिस फॉर्म लगा दी। अब इसमें L की क्या वैल्यू है, ये जो L है, अब ध्यान से देखो L कितना है सर, ये तो इसकी लेंथ है जो कि 2y है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2y का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा मुझे। बोले ठीक है सर, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dm, ठीक है, y² by 3, ठीक है, y² by 3 प्लस dm(x²), ये आ गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और आपको क्या चाहिए, आपको तो भैया आई नेट चाहिए, आई जेड, तो क्या करोगे सर, इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, बोले 0 से लेके L तक, खत्म हो गया सवाल। अब फिजिक्स इसकी यहीं पर खत्म हो जाती है, मैथ्स भी चलेगी इसकी। मैथ्स में अब ध्यान से देखो, अब तक क्योंकि आपने अगर एरिया अंडर कर्व पढ़ लिया है, तो ये तरीका बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, आपने देखा होगा एरिया अंडर कर्व निकाला करते थे, एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक स्ट्रिप पकड़ते थे। तो जैसे एरिया, जिन बच्चों का एरिया अंडर कर्व जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें अभी आसान लगेगा। ठीक है, और कोई बच्चा सपोज 11वीं क्लास में, अब सोचो, ठीक है, कोई बच्चा इस टाइम 11वीं क्लास का है, कोई बच्चे मान के चल, जो बच्चे 11वीं वाले आ चुके हैं, देख चुके हैं लेक्चर, ठीक, अब आप पढ़ चुके हो ना एरिया अंडर कर्व, तो आपको अब ये आसान लगेगा। लेकिन जब आप 11वीं क्लास में थे, तो हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है ना उतना, हर बच्चे को मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती उस टाइम पर, इंटीग्रेशन वगैरह, क्योंकि वैसे ही डर लगता है 11वीं क्लास में इंटीग्रेशन से। ठीक है, उस केस में अब इस प्रकार से करो तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो डर रहता ही है। ठीक, तो इसलिए जो है मैंने ये 11वीं क्लास में नहीं कराया था उस टाइम पे, ठीक है, प्रयास में मैंने करा दिया था। क्यों करा दिया था, क्योंकि भैया प्रयास का बच्चा तो 12th पास होता है, उसको इतनी मैथ्स आती है, तो अभी तो इसमें बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है। अब देख कैसे मैथ्स इन्वॉल्व है सर, डीएम बराबर क्या होगा, मैंने कहा डीएम बराबर होगा सिग्मा इंटू डी ए, डी ए, और डी ए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है 2y और चौड़ाई कितनी है dx, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसका मतलब आई जेड बराबर डीएम, डीएम कितना हो गया, सिग्मा इंटू 2y इंटू डी एक्स इंटू y²/3 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू डी एक्स इंटू x² का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L। ठीक है, अब इसमें परेशान कौन कर रहा है, बोले सर इसमें परेशान कर रहा है वाई, वाई परेशान कर रहा है सर, ये वाई को कैसे करें, क्योंकि वाई को तो बाहर भी नहीं निकाल सकते, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो एक्स के टर्म में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वाई बराबर किसके है सर, वाई बराबर है x² के, तो मैंने कहा वाई बराबर x² रख दे। तो देख ध्यान से देख, ये वाई और ये y² इज बाई क्यू, ठीक है, y बराबर x² है, तो वाई क्यू कितना हो जाएगा सर, x⁶, तो इसको हटा के तो सीधा लिख सकता है x⁶, इसको पूरे को उठा के इधर रखते चाहे तो,
ठीक है, ठीक, अभी लिख देंगे, थोड़ी देर के बाद लिख देंगे, ठीक। उसी प्रकार से ये जो बाई है, ये बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये मत कहना कि सर वाई बराबर तो माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं रख रहे हो, भाई मुझे इस रॉड है, ये रॉड है, ये वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। हमें फिजिक्स के हिसाब से चलना है, हमारे लिए ये कोई माइनस वाली रॉड नहीं है, हमारे लिए सच्ची मुच्ची की रॉड है, और सच्ची मुच्ची की रॉड है तो हमें चाहिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर, उसमें एल डिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव निगेटिव वाला पंगा नहीं है, केवल पॉजिटिव होता है, इज अ डिस्टेंस, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बस ये डिस्टेंस पुट करनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो बस अब इसके बाद जो है आई थिंक सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, और सॉल्व जब करोगे तो देख कैसे निकलेगा, देख सिग्मा 2/3 कॉमन निकल के बाहर आ गया 2 सिग्मा, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 7/7, तो एल की पावर 7/7, तो 7 दिया आ गया 21, प्लस यहाँ से सिग्मा, टू सिग्मा बाहर आ गया, एक्स की पावर 4 में एल की पावर 5/5, ये आपका आ जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मजा तब आए जब बोला जाए कि सर इसमें तो आप ये बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ, ये बाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा, चलो पहले बाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तब बाई एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। उनका बाई एक्सिस कौन सी, बोले ये वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मैंने कहा तो ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक्स पे जाके फिर से डी एक्स लेंथ की फिर से एक रॉड पकड़ लो, ये वाई तो ये भी वाई, और इसकी लेंथ है डी एक्स, ठीक है, ठीक है सर जी। अब बोले सर अब बताओ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, सर एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, भाई एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये सॉरी ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रॉड है जो एक्सिस से आर डिस्टेंस दूरी पर है, रॉड का सारा मास आर डिस्टेंस दूरी पर, तो एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एक्सिस है और इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, ये डिस्टेंस आर है, तो सारा का सारा मास आर डिस्टेंस दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ इस छोटी सी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सर एम आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक। और यहाँ रॉड का हर बिंदु, चाहे ये रॉड का हर एक बिंदु इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, मतलब इसी को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, सर 0 से लेके एल तक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई अबाउट वाई आ जाएगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके एल तक, डीएम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, डी ए कितना हो जाएगा भैया, सर लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू स्क्वायर, ठीक, ठीक है सर जी। y की जगह क्या पुट करोगे आप, 2 सिग्मा तो कॉमन निकल के बाहर आ गया, y इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन l की पावर 5/5, ये तुम्हारा आई एक्स आ गया, ठीक है। चलो आई वाई आ गया, अब बात करते हैं मजेदार पार्ट जिसमें हम पूछेंगे भैया हमको बता दो आई जेड कितना होगा, सॉरी आई वाई आई एक्स कितना होगा, नेक्स्ट पार्ट पे इस पे, कि अब सर ये बता दो आई एक्स कितना होगा, मैंने कहा आई एक्स का मतलब, बोले सर आई एक्स का मतलब है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, क्लियर है, ठीक है सर जी। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करोगे, बोले सर इसमें क्योंकि अब मुझे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मुझे यहाँ पर वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की एक रॉड पकड़नी पड़ेगी इस तरफ, मतलब बोले सर वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की ऐसे रॉड पकड़ लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अरे बात समझ में, वाई पे जाके डी वाई, अब क्या करो, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इसके अबाउट, और यहां से लेके ऊपर तक की जितनी रॉड है सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दो, और नीचे भी उतनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे आजा करते हैं देख, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर डी आई बराबर, मान लो इसका मास डीएम है तो डीएम इंटू सर इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट कितना होगा, सर सारा का सारा मास बाई डिस्टेंस दूरी पर है, डीएम इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, सर यहां से लेके यहां तक, अब ध्यान से देखना, यहाँ x की वैल्यू l है, x की वैल्यू l है, तो भैया यहाँ पे चेक करके देखो x की वैल्यू तो l है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया l स्क्वायर,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, एक्स की वैल्यू एल है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर। बोले सर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके एल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से लेके यहां तक की सारी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, लेकिन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे, समझ रहे हो, जैसा ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नीचे, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देख इसको सॉल्व करने कितना मजा आएगा, देखो ध्यान से। सर दिस इज इक्वल टू 2 डीएम बराबर क्या लिखेंगे 0 से लेके एल स्क्वायर, डीएम बराबर सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई स्क्वायर। अब डी ए क्या है, बोले सर डी ए है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे लिखेंगे सर, ये थिकनेस तो है सर डी वाई, मैंने कहा ठीक है, अगर हमको ये लंबाई पता चल जाए तो एल इंटू डी वाई कर सकते हैं। अब लंबाई कैसे लिखे, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये डिस्टेंस कितनी है पाई, अगर ये डिस्टेंस पाई है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। सर अगर आप ध्यान से देखो ये बाई है तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, एक्स बराबर रूट बाई, दैट मीन्स ये पॉइंट रूट बाई है। आप ये चीज समझो, ये कैसे लिखा सब, बाई बराबर एक्स स्क्वायर, अगर ये बाई है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ एक्स बराबर रूट बाई, माई प्लस माइनस मत पकड़ना, प्लस ही पकड़ना, पॉजिटिव एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स बराबर रूट बाई, तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर रूट बाई। अब बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, एल माइनस रूट बाई। तो मैं इस केस में मैं सीधा डी ए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये डी ए मैंने हटा दिया, डी ए मतलब लंबाई, ये लंबाई कितना होगा एल माइनस रूट बाई, ये लंबाई हो गया, शायद ये दिखा नहीं होगा तो दूसरे कलर से लिख देता हूं, एल माइनस रूट बाई और चौड़ाई कितना है डी वाई। अब तुम जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार पूरा इंटीग्रेट करा देता हूं, देख हम लिखेंगे 2 सिग्मा तो कॉमन निकल के बाहर आ गया, ठीक है। अब ये शुरू एल वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई क्यू बाई 3, बाई क्यू बाई 3, ध्यान से बाई क्यू बाई 3, बाई क्यू की जगह क्या रखोगे एल स्क्वायर, तो एल की पावर 6/3 माइनस ये 2 सिग्मा बाहर आ गया, ये बाई की पावर हाफ, बाई की पावर 2, बाई की पावर 2.5, दैट इज 2.5 का मतलब बाई की पावर 5/2। जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बाई की पावर 7/2 अपॉन 7/2, ये आएगा। बाई की जगह क्या पुट कर दोगे आप एल स्क्वायर, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल की पावर 7/3 माइनस ये जाएगा ऊपर 2/7 एल की पावर 7, ठीक है। एलसीएम ले लो, 7 21, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, 2 सिग्मा एल की पावर 7, ये आ जाएगा 2/21 एल की पावर 7 सिग्मा। अब एक मजेदार बात और देख ले, आई एक्स 2/21 आया है, आई बाई 2/5 आया है, आई जेड दोनों का सम आ गया है, तो यहां से आपको देख ली आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये आपको दिख गया है। तो इसका मतलब पैरेलल परपेंडिकुलरिटी थ्योरम भी यहाँ पे क्या हो गई मेरे भाई, स्टिल वैलिड हो गई है। चेक कर लो, किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो भैया चेक कर लो यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर बिल्कुल तेरा जो है पैरेलल एक्सिस सॉरी परपेंडिकुलरिटी थ्योरम क्या हो रही बिल्कुल मैच हो जा रही है, ठीक है। अब सपोज मैं एक्स क्यू दे दूं तो मैथ से तो बदल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दूं, मैं इस प्रकार से डायग्राम बना दूं, मैं कह दूं भैया ये एक प्लेट है इस प्रकार की, ये ले, ठीक, ये एंगल 40, ये एंगल 30 डिग्री दे दूं, मैं ऐसा 30 डिग्री दे दूं, 30 डिग्री दे दूं, तो आप क्या कहोगे सब बाई बराबर x/√3 है और यहाँ बाई बराबर x/√3 है, माइनस लगा के फंक्शन तो चेंज हो गया, फिजिक्स तो वही है। तो ट्रायंगुलर प्लेट के जो सवाल आते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे कुछ कुछ ट्रायंगुलर प्लेट के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एंगल वेंगल के साथ अगर खेल रहा है वो, तो आप आराम से वहां पे इंटीग्रेशन से भी मजा ले सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन अक्सर बच्चों को याद होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता किसी को याद ना हो तो भैया याद कर लेना, ठीक है। अभी तक आया नहीं है एडवांस में, ये आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता भैया, मैं रिस्क नहीं ले सकता थोड़ा सा भी, ठीक है। इतने सारे सवाल कर रहे हैं तो कम से कम वो क्वेश्चन तो याद देख ही लेना जो बहुत हर बुक में कॉमन है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि
ये एक स्फीयर है जो आगे जा रहा है v से, घूम रहा है ओमेगा से, और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, मतलब ओमेगा भी इसका कांस्टेंट है, और ये रोलिंग कर रहा है। ठीक है, एक स्फीयर है, आगे जा रहा है, रोलिंग कर रहा है, और v बराबर आर ओमेगा, और v कांस्टेंट है, मतलब एक्सलेशन जीरो, अल्फा जीरो। ठीक, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, इस इसके सरफेस का, मान लो ये रिंग है, ये डिस्क है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट पकड़ लिया आपने। ठीक है, तो ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो इसका आंसर याद रखना 8R, 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 8R। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सवाल एग्जाम में आ गया आप टिक करो, निकल जाओ। एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, 8R। क्लियर है कैसे आया? मैं अगर ऐसा बोलूं कि सपोज मैं ये वाला पॉइंट पकड़ लेता हूं ए, ये पता लगाते हैं कि एक चक्कर में कितना चलेगा। ठीक है, तो वैसे तो आपको अलग अलग टाइम पर अगर आप इसका डायग्राम बनाओ तो आपको दिख जाएगा कि ए वाला कुछ इस प्रकार के पाथ में जाता है। ठीक है, लेकिन खैर हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है कि भैया ए वाला पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, मान लो अभी ए वाला पार्टिकल यहां पर है, और किसी टी टाइम के बाद सपोज ये थीटा डिग्री रोटेट करके वो यहां पर पहुंच गया। मैं यहीं पर ही डायग्राम में ही सारा जल्दी जल्दी करके बता देता हूं तुझे। ठीक, ठीक है सर। तो अब क्यों एक पॉइंट तो तेरा यहां से कूद के यहां पर आ गया, मैंने कहा ठीक, कूद के मतलब यहां से यहां पहुंच गया एक तरीके से, ये रोल करके रिंग आगे जा रही है। तो क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि सर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड डॉट डी टी। ठीक सर, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो इसकी स्पीड निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी तक। ठीक, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ध्यान से देखना स्पीड क्या होगी। बोले सर अगर मैं इसकी स्पीड लिखने जाऊं तो वेलोसिटी तो होगी आगे v सेंट थॉमस वाली, और एक रोटेशन वाली आर ओमेगा होगी उस तरफ, v बराबर आर ओमेगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये कितना है थीटा, सर ये कितना एंगल है, मैं 90, और ये कितना है सर 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं ए की स्पीड पूछूं तो या तो आप आई कैप जे कैप में लिख लो, ये आई कैप और इसके कंपोनेंट ले लो ऊपर और पीछे, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आई कैप जे कैप का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। या फिर तू डायरेक्टली लिख दे, कैसे? बोले सर आर ओमेगा किसके बराबर है, वी के, क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो सर कायदे में एक वेलोसिटी तो होगी आगे भी और एक होगी सर उस तरफ भी, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट जाएगा तो आप सीधा लिख सकते हो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, का अंडर रूट। तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं बी नेट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2b साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसका मतलब आपको यहाँ पे स्पीड की जगह लिख देना है 2b साइन थीटा बाई 2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है भैया, टी टाइम में कितना एंगल रोटेट होगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है भैया, 2b बाहर आ गया इंटीग्रेट से, टी का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा बाई 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन इस माइनस कॉस, ठीक, ओमेगा टी बाई, ये आपका जो है इंटीग्रेशन आ गया फ्रॉम जीरो से कैपिटल टी। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको करना है सॉल्व, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर ये आ गया 4b बाई ओमेगा, ठीक है, माइनस बाहर निकाल दो, ये लो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस जीरो इज 1। ठीक है, अब देखो टी से टी गया, 2 से 2 गया, कॉस पाई इज -1, तो -1 और -1, -1 -1 -2 हो गया, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, देखिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस खत्म हो गया, ये 2 और 4 दूनी 8, तो आंसर इज 8b बाई ओमेगा, और b की जगह रख दोगे आप r ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 8r।
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेटा याद रख ले, ठीक है, ये डेटा याद रख ले, काफी काम देगा। चलो चलो अब चलते हैं केपीपी 2 के डिस्कशन की तरफ, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एरोडोप वाले हैं, मेजोरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको जो आसान होंगे मैं हिंट दे के निकल जाऊंगा, उसमें मेरे पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अच्छा सवाल होगा मैं उसको डेफिनेटली लास्ट तक सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसने पूछ लिया जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो बताओ ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है v cos थीटा, तो आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो m v इंटू आर, वेयर आर विल बी द h मैक्सिमम, खत्म सवाल। या आप r क्रॉस एम बी से भी कर सकते हो, r वेक्टर लिख लीजिए किसी टाइम पर और वेलोसिटी वेक्टर लिख लीजिए, बहुत लेंदी तरीका है, सीधा r क्रॉस एम बी से बेटर है। आप m v इंटू आर परपेंडिकुलर वाली चीज लगा दो, ये वेलोसिटी वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी वाली लाइन पर इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, विच इज बेसिकली h मैक्सिमम, ठीक है। आपका आंसर इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आई होप आपने रीडिंग ले ली है, नहीं ली है तो मैं पीछे हो जाता हूँ, इसकी रीडिंग ले लो, ठीक है। इसमें इन्होंने ऐसा बोला है कि मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, जमीन है और ये दीवार है, आपने यहां से एक बॉल को इधर भी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा जो टकराई और टकरा के इधर निकल गई। मैंने कहा ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। देखो इसने बोला पॉइंट रिलेटिव टू बीच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कंजर्व है। तो मैं बोलूंगा एक बाबा था, मान लो ये बॉल है, जब ये बॉल यहां टकराएगी तो इस पे ऐसे नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल आ गया, फोर्स आ गया, यही एक्सटर्नल फोर्स है और कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो इस लाइन पर बात समझना, ये जो नॉर्मल वाली लाइन है, अगर मैं इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लूं जो तुम्हारा मन करे, तुम ये पकड़ लो, 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 इस लाइन के हर एक पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल का टॉर्क जीरो आ जाएगा। और अगर इस नॉर्मल का टॉर्क जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व करते हैं, जिसका अबाउट टॉर्क जीरो होता है। तो नॉर्मल वाली लाइन का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, उस पर नॉर्मल का टॉर्क जीरो है, एम जी अंदर नॉर्मल बाहर। एक जमीन वाला नॉर्मल भी हो सकता है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ से चीज क्लियर होगी कि नॉर्मल वाली लाइन पर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। फिर भी इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज और देख लेते हैं कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो इधर इसकी वेलोसिटी बी कॉस थीटा, नीचे बी साइन थीटा। ये थीटा है तो सर इधर भी इसकी वेलोसिटी बी कॉस थीटा, नीचे बी साइन थीटा। तो मान लो मैं इसमें पूछूं मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना होगा, तो देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है, ये भी cos थीटा, तो सॉरी ये भी साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा, ये भी cos थीटा, इधर टकरा के इधर गया, तो चेंज इन मोमेंटम इज 2b cos थीटा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अच्छा मैं यहाँ पे पूछ लूं भाई चेंज इन वेलोसिटी इज 2b cos थीटा, और अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mb cos थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये जो नॉर्मल से झटका फ्रॉम द नॉर्मल लगा है, इंपल्स लगा है नॉर्मल का, उस इंपल्स की वैल्यू बता दो कितना होगा। तो आप इंपल्स बराबर क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, और बॉल का मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, 2mb cos थीटा। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। हाँ अगर मैं ऐसा पूछूं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट पकड़ रखा है ए, मुझे ए के अबाउट मुझे बताओ एंगुलर इंपल्स कितना है, ए के अबाउट एंगुलर इंपल्स, ठीक। तो अब चेक करके बताओ, जैसी बॉल यहाँ टकराई इधर से लगा नॉर्मल झन्नाटेदार खतरनाक वाला इंपल्स लगा, उस इंपल्स का एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, जे एन इंटू, मान लो ये वाली डिस्टेंस एल है, जे एन इंटू एल, ये एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। जे एन की वैल्यू कितनी है, 2mb cos थीटा, तो 2mb cos थीटा इंटू एल, ये क्या बन जाएगा आपका एंगुलर इंपल्स। सर ये सब क्यों बता रहे हो, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने यही पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द डिस्क एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अबाउट ए पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट बताओ कितना एंगुलर मोमेंटम उसका बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली कितना चेंज हो गया, वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज जानना चाह रहा है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर एंगुलर इंपल्स,
इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये कितना है? बोले सर ये कितना है? सर 2 mb cos थीटा इज द इम्पल्स इनटू डिस्टेंस एल। फिर तेरा ये आंसर मैच कर जाएगा नीचे वाला जो भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, मैं थोड़ा वॉइस रेस्ट ले लेता हूँ, आप देख लो सवाल को तब तक। हाँ चलो देखें सवाल को। देखो क्वेश्चन में इसने ऐसे बोला है कि एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी का मास है, ठीक है, मास 1 kg दे रखा है, और दैट मूव ट्रांसलेशनली, मतलब उसके पास केवल ट्रांसलेशन मोशन है, दैट मीन उसके पास रोटेशन मोशन नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन है। इसका मतलब सेंट्रोमास के बाद नेट टॉर्क क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। बस सवाल आपका यहीं से टूट जाएगा। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं। विद एन एक्सेलेरेशन दे रखा है ड्यू टू 2 एंटी पैरेलल फोर्स F1 एंड F2, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच दीज फोर्स आर अप्लाइड इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बता दो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब सर जी देखो ये एक रॉड है, ठीक है, मान लो उसका सेंट्रोमास कहीं यहाँ पर है, इसने बोला इसके पास केवल और केवल क्या है? ट्रांसलेशन मोशन है। आगे फोर्स कितना लग रहा है? F2 जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, पीछे कितना लग रहा है? F1 जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो दे रखा है 0.2, 20 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर इनके बीच का गैप दे रखा है। तो इसने पूछ लिया यहाँ पर कि भैया ये बता दो कि क्या पूछ लिया यहाँ पर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, चलो सवाल को करते हैं। तो सर पहली बात तो ये है कि आपने सेंटर ऑफ मास नीचे क्यों माना, ऊपर क्यों नहीं माना? पहली बात तो ये है। मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, अगर ये फोर्स F2 नीचे लग रहा होता, सेंटर मास से नीचे लग रहा होता, तो ओके अबाउट F2 इसको ऐसे घुमाना चाहता और F1 भी इसको ऐसे घुमाना चाहता, तो नेट टॉर्क ऐड हो जाता, तो नेट टॉर्क आ जाता, नेट टॉर्क आ जाता, तो फिर ये सेंटर मास के अबाउट घूम इस प्रकार से घूम रही होती, फिर ये ट्रांसलेट नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि F2 कहीं ऊपर लगेगा, और मान लो सेंट्रोमास ये है और सेंट्रोमास का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, भाई साहब कितना? ए, अल्फा है ही नहीं, वो खुद कह रहा है कि घूम नहीं रही है। तो अब पहली क्वेश्चन तो लिखूंगा फोर्स की क्वेश्चन, क्या सर? आगे वाला फोर्स 5 माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब चेक करो भैया कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। एक्सेलरेशन दे रखा है 2 और मास दे रखा है 1 kg, तो 5 माइनस F1 बराबर 1 गुणे में 2, दैट मीन्स F1 बराबर निकल के आ जाएगा 3। ठीक सॉरी, ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई है 3। अब आगे कैसे करें? तो मैंने कहा भाई एक बात बता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, मैंने कहा ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका नेट टॉर्क 0 है, तो मैं ये बोल दूं सर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब तुम पूछ सकते हो सेंटर मास आपने बीच में क्यों माना? क्योंकि रॉड कैसी दे रखी है? यूनिफॉर्म, तो भैया बीच में ही होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड और सेंटर मास बीच में ही होगा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर सेंटर मास के अबाउट अब मुझे नेट टॉर्क 0 करना है। एफ इसका टॉर्क कितना आएगा सर? F1 इंटू L/2। सर ये किससे बैलेंस हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू F2 का टॉर्क। F2 का टॉर्क कितना होगा? F2 इंटू ये वाली डिस्टेंस, इसका मतलब F2 इंटू L/2 माइनस 0.2। ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस 0.2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? L/2 माइनस 0.2। बस आपको सॉल्व करना है, सवाल सॉल्व हो चुका है। F1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू L/2 बराबर 5 इंटू L/2 माइनस 0.2। ठीक है, इनको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर है L बराबर 1 मीटर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये सवाल सब देखे दिखाए हुए सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आपको तो इसका डेटा भी याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसका एक्सलेशन नीचे ए पूछा जाए, पहली बात तो याद होना चाहिए, आई विश आप सबको याद होगा। एक्सलेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं M2G माइनस M1G, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, बटे टोटल मास, ठीक है, जो मास ब्लॉक लटके हुए होते हैं वो, प्लस I/R²। ठीक, ये एक्सलेशन आ जाएगा। एक्सलेशन आ जाएगा तो आप यहाँ से T2 निकाल सकते हो, यहाँ पे T1 निकाल सकते हो एनएलएम की इक्वेशन लगा के, और फिर T1 T2 का रेशियो निकाल सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, लंबी चौड़ी लैंग्वेज है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, सवाल में कोई दम नहीं है,
क्या पूछ लिया इसने, ध्यान से देखो, इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। M2 है, M1 है, मैं पढ़ता जाता हूँ जल्दी से। मासेस आर नॉर्मल M1 एंड M2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी इज M1, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल, अच्छा ओके, यहाँ उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K दे दिया है, मतलब म्यू है, एंड पुली ऑफ मास M इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म डिस्क, कह रहा है भैया डिस्क मान लो, इसको डिस्क मान लो, बोले ठीक है जी मान लेंगे। अब उसने बोला है कि थ्रेड नॉट स्लिप ओवर द बुली, T बराबर 0 पे सब कुछ छोड़ दिया है, पूछा कि फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ओवर फॉर द फर्स्ट T सेकेंड। कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली कैसे, बोले सर जी देखो, मान लो इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ A है, इसका एक्सलेशन आगे की तरफ A हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली A लिख रहा हूं। A बराबर क्या लिखोगे सर, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो कि पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आई की जगह क्या लिखोगे, डिस्क है तो mr²/2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सलेशन आ गया। अगर ये एक्सलेशन आ गया, उसने पूछा क्या कि हमें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप लिख सकते हो टी टाइम में, क्या लिखोगे, बोले सर फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे, कितना, बोले सर म्यू इंटू M1 इंटू जी, और टी टाइम में आगे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। मान लो टी टाइम में ये आगे चला x, तो आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा दे। अब आगे कितना जाएगा, बोले सर एक्सलेशन पता चल चुका है, ये एक्सलेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो टी टाइम में कितना चलेगा, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको इस x की जगह डायरेक्टली लिख सकते हो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके बाद सवाल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ये सवाल मिलता जुलता सवाल है, अभी आपने देखा होगा ये सवाल, ठीक है, पिछली केपीपी में था ये क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आप, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन एक इसको ऐसे रोल करा दिया था, ठीक है, इसको इस प्रकार से रोल करा दिया था और इसको इस प्रकार से रोल करा दिया था, और यहाँ जमीन में फ्रिक्शन का रेशियो पूछ लिया था। तो उसी सवाल का थोड़ा सा परवर्जन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सब कुछ मैं बता देता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन में इसको ओमेगा नोट से घुमा के छोड़ दिया, ठीक है, घुमा के छोड़ दिया, और फिर इसने पूछा कि बताओ ये रेस्ट पे आने से पहले कितने चक्कर काटेगा। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए हो कि यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस टू द एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा नॉट, देन प्लेस्ड इनटू द कॉर्नर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्नर वॉल्स एंड द सिलेंडर इज इक्वल टू k, हाउ मेनी टर्न्स विल द सिलेंडर अकॉम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले कितने चक्कर इसने काटे होंगे। सवाल बिल्कुल वही है, कैसे क्या करना है, मैंने कहा देख भाई, सबसे पहले तो बना FPT, ठीक है, इधर से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल N1, ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन F1, यहाँ से कौन लग रहा होगा, नॉर्मल N2, क्योंकि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, इस प्रकार से घुमा रहे हो ऐसे, ठीक, ऐसे घुमा रहे हो, तो ऐसे घुमाने का मतलब इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ F2, और नीचे कौन लग रहा होगा, mg, क्योंकि ओमेगा दे रखा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक, ठीक है। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, N1 बराबर F2, ठीक है। दूसरा, सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तीसरा, सर F1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू N1 और F2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू N2। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं N2 की वैल्यू mg थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, N2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब अगला इक्वेशन, बोले सर एक आ जाएगी हमारी टॉर्क की इक्वेशन, ओके अबाउट, ठीक है, क्योंकि हमको तो अल्फा चाहिए ना, अगर हमको अल्फा मिल गया तो हमारा सारा काम हो गया, क्योंकि वो कह रहा है रेस्ट पे आने से पहले कितना, रेस्ट पे आने से पहले कितना घूमा, तो अगर मैंने अल्फा लगा दिया, अल्फा निकाल लिया, तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। अब ये नहीं कहना कि सर ये तो तब लगाते थे अल्फा कांस्टेंट होता था, भाई अल्फा कांस्टेंट ही आएगा, क्यों, सारे फोर्स कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये फ्रिक्शन विक्शन सब कांस्टेंट ही तो है, क्यों, काइनेटिक है। तो चलो मैं ओके अबाउट टॉर्क लिखता हूँ, नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, N2 का टॉर्क 0, टॉर्क किसका आएगा, फ्रिक्शन का, F1 इंटू आर, उल्टी साइड आ रहा है, ओमेगा नॉट अगर ऐसा है तो टॉर्क उल्टी साइड आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, प्लस F2 इंटू आर बराबर आई इंटू, ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से, तो एक इक्वेशन आपकी आ गई है ये वाली, और एक 4 इक्वेशन है आपकी ये वाली,
ठीक है, इन चारों को सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा क्या, अल्फा निकाल लीजिएगा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देना और थीटा निकाल लीजिएगा, थीटा आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी थीटा अपॉन 2 पाई। इसके बाद आपकी केवल और केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, मैंने आपकी मदद यहाँ पे कर दी है। ठीक है, इसके बाद जो है क्योंकि मैंने बोला था कि जो है रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। ठीक है, पहले मैंने पूरा शूट किया था, फिर आवाज़ खराब हो गई थी, तो मैंने जो है उसमें आपकी मदद कर दी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा सॉल्यूशन और ये मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन को सॉल्व करके दिखा दिया है और अल्फा निकाल दिया है। पीपीटी से देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्योरली मैथ्स से बहुत सारी इक्वेशंस को पकड़ पकड़ के इसको पकड़ के ये लिखा, इससे उठा के ये लिखा, सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 12th क्लास में जब हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ते हैं, जिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है, ठीक है, अगर कोई हमने चार्ज रिंग रख दिया नॉन कंडक्टिंग, तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सवाल है। ध्यान से पढ़ लो सवाल, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो देखो। क्वेश्चन में इसने बोला यूनिफॉर्म डिस्क है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, और उसको ओमेगा देकर छोड़ दिया हमने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ऐसे ऐसे नचा के छोड़ दिया। तो बताओ वो कितनी देर में रेस्ट पर आ जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा है, केयरफुली प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस हाउ लॉन्ग इट विल द डिस्क बी रोटेटिंग ऑन द सर्फेस इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द के, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द सर्फेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है कि डिस्क को हमने ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया, ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया, ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया, तो बता दो कितनी देर में रेस्ट पर आ जाएगी। तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी देर में रेस्ट पर आ जाएगी, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई से रेस्ट पे आने से पहले कितना टर्न रोटेट करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स रोटेट बता दो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल और एमजी का वर्क डन यहाँ पे 0 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना इस सवाल को। यह आपसे भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पहले मैं चलता हूं इस क्वेश्चन पे। तो ये तो तुम्हें फील आ रही हो कि ये अगर आपने इसको ऐसे घुमाया है, इस प्रकार से ऐसे घुमाया है, तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा। ये जमीन पे रखी हुई रॉड है, जमीन पे रख के नचा दी, जमीन पे रख के नचा दी, तो कब घूम घूम के स्लो होते हुए कभी तो रेस्ट पर आएगी ना। ये वो सवाल है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो, मैंने कहा हाँ सर, एक काम करो, एक्स पे जाके dx लेंथ का एक रिंग पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है, dx लेंथ का एक रिंग पकड़ लिया। अब बोले सर मान लो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप इसको ऐसे नचा रहे हो ओमेगा से, इस प्रकार से, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तो इस पे लगा होगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे घुमा रहे हो इस प्रकार से, तो अगर मैं ये टुकड़ा पकड़ूं तो इसकी वेलोसिटी आगे, तो इस पे नीचे से फ्रिक्शन लगा होगा पीछे की तरफ df। उसी प्रकार से इस वाले टुकड़े पे सर उधर लगा होगा df, उसी प्रकार से इस टुकड़े पे सर इधर लगा होगा df। वैसे तो मुझे df1 df2 df3 df4 df5 ये सब बोलना चाहिए, लेकिन मान ले मैंने dm इक्वल मास पकड़ रखे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो इक्वल मैग्नीट्यूड का इस प्रकार के आपके सामने फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो मैंने कहा ये बताओ क्या इन सब का ओके अबाउट टॉर्क आया या नहीं आया। बोले सर बिल्कुल आया। सर इसका टॉर्क कितना होगा, सर df इंटू आर, आर की जगह x लिख दोगे। इसका टॉर्क कितना होगा, df इंटू आर, df इंटू आर, df इंटू आर। इसका मत वैसे तो मुझे लिखना चाहिए df1 df2 df3 df4, तो इसका टॉर्क df1 इंटू एक्स, df2 इंटू एक्स, df3 इंटू एक्स, एक्स कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा df1 प्लस df2 प्लस df3 प्लस df4। मतलब इस रिंग पर जमीन से जो टोटल नॉर्मल लग रहा होगा, पूरे डिस्क का नहीं केवल रिंग का, ठीक है, पूरे डिस्क का नहीं केवल रिंग का, और रिंग पे जो लग रहा होगा फ्रिक्शन, सॉरी नॉर्मल नहीं फ्रिक्शन, ठीक, df1 प्लस df2 प्लस df3 ट्रिपल df, इन सब का सम क्या हो जाएगा, नेट फ्रिक्शन ऑन द रिंग। और वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा dm इंटू जी, जहां पर dm है इस रिंग का मास। और आपको क्या कर देना है, बोले सर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से r, खत्म, सवाल हो गया, सवाल खत्म। ठीक, अब ध्यान से सुनो, x इंटू म्यू, म्यू जी तो कॉमन निकाल ले यहां से, x
डीएम क्या होगा सर? डीएम किसका मास है? ये नीला वाला मास डीएम है। आप इस चीज की फील लो। आप एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ो M1 मास का, छोटा सा DM1 मास का, उसके पीछे लगा फ्रिक्शन DF1, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा ना, जमीन से फ्रिक्शन लगा होगा। ऐसे DF1 DF2 DF3 DF4 इन्फानाइट छोटे छोटे मासेस पे इन्फानाइट छोटे छोटे फ्रिक्शन लगे होंगे। तो मैं उनके टॉर्क को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि सबका टॉर्क क्या है, देख ऐड हो रहा है, ये सबका टॉर्क ऐड हो रहा है, इस फ्रिक्शन सबका टॉर्क सेम सेंस है। तो जब टॉर्क लिखोगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखोगे, तो डिस्टेंस कॉमन निकल के बाहर आ जाएगी, सबकी डिस्टेंस x है, और अंदर DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 ये सब जुड़ के नेट फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक, जो कि कितना हो जाएगा सर? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल किसके लिए? रिंग के लिए, क्यों रिंग के लिए बात कर रहे हो आप। बस हो गया सवाल। डीएम बराबर क्या लिख दोगे? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका सर? ये रिंग वाला एरिया। एरिया कितना होगा इसका सर? 2πr इंटू टी आर, 2πx इंटू टी एक्स। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद कोई दम नहीं बचा, इसको सॉल्व पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा देख, म्यू जी सिग्मा 2π, ये कॉमन निकल का आ गया, एक्स स्क्वायर, ये 0 से लेके आर जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³ ये आपका आ गया नेट टॉर्क। अब टॉर्क आया है तो अल्फा आएगा, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। अल्फा आ गया, उसने पूछा कितनी देर में रेस्ट पर आओगे, तो आप बोलोगे सर ओमेगा बराबर ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सर ओमेगा फाइनल कितना है? 0, क्योंकि उसने पूछा कितनी देर में रेस्ट पर आओगे, और यहाँ से टी कितना आ जाएगा, बोले ओमेगा इनिशियल कितना है ओमेगा, और अल्फा निगेटिव है, तो यहाँ पर आप प्लस की बजाय सीधा माइनस साइन लिख सकते हो यहाँ पर अपॉन अल्फा। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ यहाँ से। तो देख भैया क्या आंसर होगा, ओमेगा अपॉन अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू जी, ठीक है, सिग्मा 2πr³, ठीक है, ऊपर चला गया 3, ठीक है, और आई आ गया ऊपर, और आई क्या होगा सर? ये डिस्क है mr², ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब इसको गुटर फुटर कर लेते हैं। देख देख यहाँ से ये ओमेगा ओमेगा आ गया, ये 3, ये 2, 3/4 आ गया, ठीक है, ये 3 चला गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। मास की जगह क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू एरिया IR² इंटू r² बटे म्यू जी सिग्मा 2πr³, ठीक है। ये 2 को हमने हटा दिया, मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि भैया उसको मैंने वहां सेट कर दिया था। तो आओ भैया आंसर मैच करा लेते हैं। देख r², r⁴ r³ ऊपर आ गया r, ठीक है, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, तो ओमेगा r 3/4 म्यू जी, म्यू की जगह वो के कह रहा है, परफेक्ट आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अब मैं सवाल पढ़ नहीं रहा हूँ बेटा, आप खुद पढ़ लो सवाल, है ना, वरना फिर ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ऑलरेडी मैं एक बार इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, मैं पीछे हट रहा हूँ। देखो सवाल में वो कहना चाह रहा है कि एक L लेंथ की रस्सी है, उसको हमने क्या किया, ऊपर लपेट दिया पुली के, और पुली को लपेट के कुछ रस्सी ऐसे लटकाती X लेंथ की, ठीक है सर। अब उसने पूछ लिया कि हमें ये बता दो, क्या बता दो, कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द सिलेंडर। मतलब अल्फा बता दे भैया कितना होगा, बस इतना सवाल है। कितना प्यारा सवाल है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ऐसे 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 लपेट रखी है, और एक्स लेंथ की यहां पर लटकी पड़ी है। दिस इज द क्वेश्चन, देन फाइंड द अल्फा। अल्फा पूछ लिया उसने, मैंने कहा ठीक है भैया आ जाओ कर लेते हैं सवाल को सॉल्व। ठीक, तो भाई ये बताओ यहाँ पर सर, ये थी पुली, इसके ऊपर आपने यहाँ पर हरे हरे रंग से कुछ लपेट रखा है, और कुछ यहाँ पर ऐसे लटका पड़ा है एक्स लेंथ का, लाइक दिस। ठीक, तो या तो इसको इंडिविजुअल FBD बना के करो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, वही शॉर्टकट तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये वाला तरीका, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। आई होप ये वाला तरीका जो है अभी जो तुम अभी जो हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला तरीका, अगर ये तरीका हम स्मार्टली लगाएं तो इसका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पे क्या है, एक्स लेंथ का मास लटका पड़ा है,
तो ऐसे समझ ले जैसे यहाँ पे ब्लॉक लटका होता, ठीक है, ब्लॉक का मास m होता तो खींचने वाला फोर्स होता, तो खींचने वाला फोर्स कितना हो गया सर, इसका mg जो लटका हुआ है, लटका हुआ कितना है x, तो लैम्डा इंटू एक्स, भैया लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, मैंने कह दिया लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा इंटू एक्स क्या हो गया, लटका हुआ मास हो गया, इंटू जी, ये खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं, तो मैं डायरेक्ट एक्सेलेरेशन लिख रहा हूं कि इस पॉइंट का नीचे एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास, टोटल मास कितना है सर, लैम्डा इंटू एक्स प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर, आई क्या होगा, बोले सर डिस्क का मास अगर कैपिटल एम है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, दिस इज द आई ऑफ द डिस्क, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हरे रंग का कुछ रस्सी ऊपर लपेट भी तो रखा है, जब ये ए एक्सलेशन से नीचे जाएगा तो ये अल्फा से घूमेगी डिस्क, तो अगर अल्फा से डिस्क घूम रही है तो डिस्क के ऊपर जितनी रस्सी लपेट रखी है वो भी तो घूम रही ना, स्लिपिंग थोड़ी ना हो रही है, वो भी घूम रही है, ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये आई, ये तो हो गया डिस्क का, अब जो ऊपर मास लपेट रखा है उसका आई कितना हो जाएगा सर, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये मैंने क्या लिख दिया सर, एक्स लेंथ अगर लटका है तो कितनी लेंथ का मास इसको ऊपर लपेट रखा है, एल माइनस एक्स, उसका मास कितना हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज द मास विच इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द, विच इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली, तो वो मास घूम रहा है उसके साथ, आर डिस्टेंस दूरी पर है सेंटर से पूरा का पूरा मास, तो इसका मतलब सर ये उसका हो गया आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्सलेशन आ गया, और एक्सलेशन बराबर क्या लिख दोगे, ए बराबर आर अल्फा, रोलिंग की कंडीशन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया आपका जो भी यहाँ पर आंसर आना है वो आंसर परफेक्टली मैच कर जाएगा, आंसर मैं चेक कर चुका हूँ, खुद से कर लीजिएगा इसके बाद, ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि लैम्डा जो है वो स्मॉल एम बाई एल है, ठीक है, लैम्डा जो है ना वो स्मॉल, उसने बोला ना थिन कोड ऑफ लेंथ एल मास है, ठीक है, स्मॉल एम बाई एल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा डरावना सा सवाल है, बहुत लल्लू सवाल है सर, कैसे लल्लू सवाल है, मगर शक्ल देखते ही समझ में आ गया सब कुछ, अच्छा ऐसे ऐसे पुली बांध रखी है, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, और टी बराबर 0 पे छोड़ दिया है, उसने बोला टेंशन बता दो ईच स्टेट पे, और एंगुलर एक्सलेशन मतलब अल्फा बता दो कितना होगा, और टाइम डिपेंडेंसी पावर डिलीवाई ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे भैया एक्सलेशन पूछ लिया, सीधी सी बात है, तो इस सवाल को सोचो, अगर मैं इस सवाल को इधर से झांक के देखूं, सामने से देखा तो डरेगा, लेकिन साइड भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा एक गोला से गोला, ठीक है, और इधर दिखाई दे रही होंगी दो रस्सी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऊपर दिखाई दे रही होगी दो रस्सी का मतलब टूटी ऊपर, बस खत्म सवाल, ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा सर, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा है टूटी, अब इसका एक्सलेशन सर नीचे की तरफ एक्सलेशन मान लो भैया ए है, और टेंशन इसको ऐसे घुमा रही होगी अल्फा से, क्लियर है, ठीक है सर जी, बस हो गया काम, तो अब मुझे क्या लिखना है, एक एक करके क्वेश्चन लिखनी है, सर पहली क्वेश्चन क्या लिखूंगा सर, mg माइनस 2t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरी क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, दूसरी टॉर्क की, किसकी 2t इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2, और अल्फा के लिए क्या लिखोगे सर, वही ए बराबर आर अल्फा कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, बस खत्म, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैंने मैंने बताया अभी रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, ठीक है, तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था वहां पे, तो भैया देख मैंने दिखा दिया, देख पूरा आंसर सॉल्व करके देख, यही आंसर जा रहा है mg/6, ठीक है, तो मैंने समय बचाने के लिए इसको डिलीट नहीं करा, ठीक है, ये आंसर आपका mg/6 आ जाएगा टेंशन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्पूल है विद ए थ्रेड बाउंडेड ऑन इट्स प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइन स्मूथ प्लेन सेट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फ्री एंड ऑफ द रेटी अटैच टू द वॉल, मास ऑफ द स्पूल दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, रेडियस ऑफ द बाउंड थ्रेड आर भी दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्पूल। भैया डायग्राम से सब कुछ एक्सप्लेन है कि ये आउटर रेडियस इसकी कैपिटल आर है, स्मॉल इनर रेडियस की स्मॉल आर है, यहाँ पे एक रस्सी इस प्रकार से बांध रखी है और छोड़ दिया इसको, ठीक है, ठीक है, पहली बात तो
मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो है हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा रोलिंग के इतने सवाल लगा लेता है कि उसे हमेशा हर जगह रोलिंग दिखाई देती है। इस सवाल में ध्यान से देखना, कहीं पर भी रोलिंग का कोई जिक्र नहीं है। चेक करके देख, ये स्मूथ सरफेस दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, इतने सवाल कर चुके होते हैं, ए बराबर अल्फा कहीं भी ठोक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जरा सवाल को ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बीडी बनाऊं तो ये रहा छोटा गोला, ये रहा बड़ा गोला। अगर मैं इसकी बीडी बनाऊं तो इस प्रकार से रस्सी को हमने यहाँ पे बांध रखा है। तो ध्यान से देखना एक एक पार्ट। सर मान लो इसका एक्सलेशन है इधर ए, मैंने कहा ठीक है। अब बीडी बनाएंगे तो इधर लग रही होगी टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मल इधर है, मैंने कहा ठीक है। और एम जी इस तरफ है, सपोज एम जी साइन थीटा, इधर है एम जी कॉस थीटा, इधर है नॉर्मल, ठीक। तो सर ये तो समझ में आ गया, एक्सलेशन इधर होगा, ठीक। ओके अबाउट टेंशन का टॉर्क ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब अल्फा इस बार ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो एक्सलेशन की, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मत कहना सर आपने एक्सलेशन नीचे क्यों मान लिया, एक्सलेशन तो ऊपर भी तो हो सकता है। भाई ऐसा होता ना तो आसमान में पहुंचाने के लिए ऐसे ही रख देते, भाग जाती है अपना ऊपर। ऐसा थोड़ी ना है यार, ठीक है। इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की आएगी, नीचे गिरने की आएगी तभी तो टेंशन डेवलप होगी ना यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। तो पहली क्वेश्चन आ गई, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलेशन, ये पहली क्वेश्चन आ गई है। दूसरी, तो अब लिखो टॉर्क की। टॉर्क क्या लिखेंगे, टी इंटू स्मॉल आर, ठीक, बराबर आई इंटू अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि एम जी साइन थीटा उसे पास कर गया, नॉर्मल भी उसे पास कर गया, एम जी कॉस थीटा भी उसे पास कर गया। टेंशन का टॉर्क आएगा टी इंटू स्मॉल आर, ठीक, बराबर आई इंटू अल्फा। अब पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, अब है एक और तीसरी इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल तीन है, ए अल्फा और टी। तो तीसरी आती है कंस्ट्रेंट की। तो बच्चा क्या करता है, बिना सर पाव के लिखता है ए बराबर आर अल्फा, और इस सवाल में ये सही इक्वेशन है तो आंसर सही आ जाता है। लेकिन ये नहीं पता होता बच्चों को कि ए बराबर अल्फा, अल्फा लगा क्यों दिया, क्यों लिखा है। अब ध्यान से सुनना क्यों लिखा है। या मैं ऐसा बोलूं यहां पर कि सर ये है भाई साहब पुल, ये है रस्सी। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं ये हरा वाला पॉइंट पकड़ लूं जो कि मटेरियल के ऊपर है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बोले सर आगे की तरफ तो होगा ए, ये वाला जो ए है, और घूमने की वजह से पीछे की तरफ हो जाएगा आर अल्फा। मैंने कहा ठीक है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ होगा ए और पीछे की तरफ होगा आर अल्फा। और रस्सी के ऊपर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, आप इसको जूम करके देख लो भैया, दोनों को जूम करके देख ले भैया अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया तो, एक मिनट, ये देख, एक है ये नीला वाला पॉइंट और एक है ये हरा हरा वाला पॉइंट। तो हरे वाले पॉइंट का एक्सलेशन तो आ गया ए माइनस आर अल्फा, आगे की तरफ आ गया। तो इसका हरे वाले का और नीले वाले का एक्सलेशन सेम होना पड़ेगा, रस्सी का कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, ठीक है, ताकि कोई स्लिपिंग ना हो, नो स्लिपिंग बिटवीन रस्सी एंड द पुली, ठीक। ठीक है सर, और रस्सी यहां से यहां तक बांध रखी है, इसका मतलब इसका एक्सलेशन क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि अगर इसका एक्सलेशन होता, ठीक है, तो रस्सी टूट जाती, ठीक है। यहां से यहां तक बांध रखा है आपने, तो इसका मतलब इधर रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसका एक्सलेशन जीरो है और इसका एक्सलेशन ए माइनस आर अल्फा है, दोनों को बराबर करेंगे तो इसलिए यहां पर आ गया मेरे भाई ए बराबर आर अल्फा, ठीक है। इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है भाई साहब। बिगड़ गया इसका शक्ल सूरत, खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है। आई थिंक मैं इसको स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कोई बच्चा गलत कर ही देता है। मैं किनारे हो रहा हूं, आप चाहो तो सवाल को जल्दी से पहले पढ़ लो सारे लोग, जल्दी से कर लिया। देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, अगर मैं इधर किनारे से देखूं, सब कुछ लिखा हुआ है सवाल में, अगर मैं इधर किनारे से देखूंगा तो आपको दिखाई देगा कि एक क्रॉस सेक्शन है जिसको ऐसे रख रखा है हमने, ठीक है, फ्लोर पे, और नीचे आपने फोर्स लगा दिया एफ।
ठीक है। सो दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन हो। अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन ऐसा भी हमने देखा था, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ फोर्स एफ लगा दिया है और फिर वहां पे जो सवाल था वो सवाल और ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ऊपर फोर्स था और इसमें किधर फोर्स लगा दिया मेरे भाई, ये नीचे फोर्स लगा दिया है। तो अगर इसी फोर्स को मैं ऊपर लगाने की बजाय मैं नीचे लगा दूं तो ये सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इसने बोला यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, मास एम है, रेस्ट अंडर टू हॉरिजॉन्टल प्लैंक। कोई परवाह नहीं है, बात वही है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। ए थ्रेड इज माउंट ऑन द सिलेंडर, ठीक है। द हैंगिंग एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड वर्टिकली डाउन विद द कांस्टेंट फोर्स एफ। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बता दो, ध्यान से समझना क्या। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ विच स्टिल डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी स्लाइडिंग ऑफ द सिलेंडर। मतलब स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक, नो स्लाइडिंग, मतलब रोलिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रोलिंग होनी चाहिए, स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है के व्हाट इज द ए मैक्सिमम, एक्सेलरेशन को हम ए बोलते हैं, इसने डब्ल्यू बोल दिया है, ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। वो कहना चाह रहा है भाई साहब कि हमको तो ये बता दो, हम फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं तो कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन इसका आ सकता है, ये सवाल है। ठीक है, इसको ऐसे एफ लगा के छोड़ खींच रहे हैं, ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा आपका यहाँ पर क्या आ सकता है मेरे भाई, कितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फोर्स आ सकता है, कितना एक्सेलरेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, चलो सवाल को करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो इसको ना ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत मान लिया नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रोलिंग का केस है, रोलिंग के केस में क्या होता है, फ्रिक्शन जो है तुम्हारा स्टैटिक लगता है। ठीक, ठीक है सर, तो ये फ्रिक्शन ए है तो इसका मतलब आगे फ्रिक्शन तो एक्सलेशन भी आगे और घूमेगा ये ऐसे अल्फा से। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन लिखनी है, ध्यान से देखना। पहली क्वेश्चन तो आगे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, बोले सर दूसरी क्वेश्चन आएगी हमारी टॉर्क की। अब क्योंकि अल्फा को आपने क्लॉकवाइज माना है तो क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान लेते हैं, दैट मीन्स एफ इंटू आर माइनस फ्रिक्शन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एफ इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। ठीक, चेक करके देखो आई को क्या रखना है, सॉलिड सिलेंडर है तो आई तो तुम्हारा हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एफ माइनस एफ बराबर आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू, और अल्फा की जगह लिख सकते हो ए बराबर आर अल्फा, क्योंकि रोलिंग की कंडीशन है तो अल्फा की जगह आप क्या लग दोगे ए बाई आर, और यहां से आर कॉमन निकल के एक आर तुम्हारा यहां जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ गया एम ए बाई टू। ये तुम्हारी इक्वेशंस आ गई, सारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहां से क्या क्या पता चला कि एफ की तो वैल्यू है एम ए। ठीक, तो मैं एफ, अब देखो पूछा क्या उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी। ठीक है, ठीक है भैया, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी। मैंने कहा चलो भैया निकाल लेते हैं। तो अब इसके बाद मैं कुटर पुटर करूंगा, ध्यान से देखना। एफ की जगह मैंने रख दिया एम ए, यहाँ पर एम ए उधर जाएगा 3 ma बाई टू, इसका मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 2f बाई 3m, पहला। ठीक, उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ये मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सर वो कितना हो जाएगा सर, म्यू एम जी, और ये किसके बराबर कर दो, एम इंटू ए के बराबर कर दो। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और जैसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया आपका सारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर 90% बच्चे करके सवाल को गलत कर लेते हैं। ठीक है, सवाल को यही पे गलत, यही वैसे सवाल जो है वो आपका गलत हो जाता है। बोले सर गलत क्यों हुआ, मैंने कहा भाई गलत इसलिए हुआ, ये बात सही है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, सब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एम के, लेकिन फ्रिक्शन कितना होगा सर, म्यू इंटू एम जी नहीं होगा, म्यू इंटू एन होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। यहां पर नॉर्मल एम जी नहीं है, क्योंकि नीचे लग रहा होगा एम जी और ऊपर लग रहा होगा मेरे भाई नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एम जी। ठीक, क्यों सर, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल बराबर एम जी प्लस एफ है, चेक करके देखो। ठीक है, नॉर्मल बराबर एम जी प्लस एफ है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सर दिस अपॉन एम बराबर म्यू एम जी प्लस एफ बटे एम। ये गलती हो जाती है, दैट मीन अब तो सवाल में अब कुछ दम बचा नहीं है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और यहां से ये भी कर सकते हो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हो आप ये। ठीक है, मतलब सॉरी, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू होगी तब एफ की वैल्यू कितनी होगी वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन।
सारी बात समझ में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन भी एफ पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके आंसर में इन्होंने क्या दे रखा है, आंसर में इन्होंने एफ मैक्स की भी वैल्यू पूछ रखी है। तो कोई बात नहीं यार, अब इसके एक काम करना, इसमें अगर मैं यहाँ एफ की जगह, ठीक है, यहाँ पर जो था इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर ए की जगह ये पुट कर दे, ए मैक्स की जगह पुट कर दे, सॉल्व करके जब आप आंसर निकालते हो तो आपका ये वाला आंसर मैच कर जाता है। इस सारे आंसर आपके मैच कर जाते हैं। नीचे कौन सा है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी उन्होंने, और अगला सवाल पूछ लेते हैं बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम तो क्या ही पूछेगा, कुछ और पूछना चाह रहा होगा वो, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट, मुझे लग रहा है आंसर में शायद कुछ इशू हो, बी मैक्सिमम। अब यार बी मैक्सिमम पूछने का मतलब तो कुछ सेंस यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या पूछा है सवाल में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन पूछा है, बस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ लिया है, विच स्टिल डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी स्लाइडिंग ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही बढ़िया। उन्होंने पूछ लिया एफ की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो, ठीक है। तो एफ की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वो आपके यहां से निकल के आ जाएगी। यहां से आपको पता चल रहा है कि एफ की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब एक्सीलरेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी, और एक्सीलरेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी, और फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एम होगी, ठीक। तो यहां से आप ए मैक्स की जगह आप लिख सकते हो 2f/3m, ठीक। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, 2f/3m बराबर म्यू एम जी प्लस म्यू एफ बटे एम। देख एम एम कैंसिल आउट हो गया, 2f बराबर 3 म्यू एम जी प्लस 3 म्यू एफ। तो f बराबर आ जाएगा 3 म्यू एम जी बटे 2 माइनस 3 म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा ही जा रहा है, 3 म्यू एम जी बटे 2 माइनस 3 म्यू, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ये रहा, ये हर बुक में आपको देखने के लिए मिलता है, डरना नहीं है इस सवाल से। सवाल में इसने क्या बोला है, स्पूल है एक, इस प्रकार से लपेटी कर दी है, मास एम है स्पूल का, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है गामा एम आर स्क्वायर, ये गामा इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। तो एक काम करो, इसको रिंग मान लो, और मान लो गामा की वैल्यू 1 है। एडवांस में आएगा तो भी यही काम कर लेना, और ऑप्शन में गामा की वैल्यू 1 पुट करके आंसर वेरीफाई करा लेना हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, आर इज द आउटसाइड रेडियस ऑफ द स्पूल। मैंने कहा ठीक है, रेडियस ऑफ द बाउंड थ्रेड इज इक्वल टू द स्मॉल आर। सवाल में सब कुछ एक्सप्लेन है कि फोर्स हम इस प्रकार से लगा रहे हैं, स्पूल इज पुल्ड विदाउट स्लाइडिंग, मतलब भैया सीधी सी बात, ये रोलिंग करानी है, विदाउट स्लाइडिंग काम हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्पूल एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। डरा रहा है, कह रहा है कि भैया हमें बता दो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। अरे भाई प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। भाई आगे वाला एक्सेलरेशन पूछ रहा है तुझसे, इसका मतलब सवाल इतना आसान है कि वो तुझसे जानना चाह रहा है कि ये जो सेंटर है, सेंटर का एक्सेलरेशन अगर आगे ए है तो हमें ए बता दो कितना होगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो देख कितना लल्लू सवाल है, ध्यान से देखना, डरावना है बस लेकिन है आसान। देखो सर मान लो इसका एक्सेलरेशन है आगे ए, और ये ऐसे अल्फा से घूम रहा है, मैं ही समझा देता हूं इसको, ठीक है। सर 3 इक्वेशन बनेगी, फोर्स की, टॉर्क की, कंस्ट्रेंट की। शुरू करें, हाँ सर। पहली इक्वेशन, सर इधर अगर एफ लग रहा है तो आगे लगेगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस अल्फा, ऊपर लगेगा एफ साइन अल्फा। कोई तकलीफ नहीं सर। फ्रिक्शन किधर है, मान ले पीछे की तरफ है, तो पहली इक्वेशन में लिखूंगा सर आगे वाला फोर्स एफ कॉस अल्फा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है सर जी। दूसरा, सर ये तो हो गया पहला। दूसरी क्वेश्चन किसी की टॉर्क की। अब टॉर्क की क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सर ये जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है रेडियस के, देख ले, ये फोर्स जो भी लग रहा है ना, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, देखना, ठीक, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये देख फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो टॉर्क के लिए कंपोनेंट से भिड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। बोले सर आप ये बताओ अल्फा कैसे मान रहे हो, मैंने कहा एक्सेलरेशन है आगे और घूम रहा है ऐसे अल्फा से, तो सर ठीक है। फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा सर, एफ इंटू कैपिटल आर, बड़ा वाला आर, ये फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा। इस एफ का टॉर्क उल्टा आ रहा है, कितना आएगा, माइनस एफ इंटू स्मॉल आर बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है, ठीक है सर जी। आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर पुट कर देना इसके लिए। और तीसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ए बराबर कैपिटल आर अल्फा, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में नो स्लिपिंग, ये कैपिटल आर है तो ए बराबर आर अल्फा। 3 इक्वेशन है, बस इन्हीं को सॉल्व करना है, इन्हीं को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आप गामा की वैल्यू 1 पुट करके सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपके, ओके।
चलो भैया नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट, अभी तो और भी कुछ पूछा है शायद इसने। बी पार्ट भी तो है इसका। बी पार्ट क्या है देखो, बी पार्ट में इसने पूछा है, क्या पूछा बी पार्ट में, वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स एफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकेंड। ओ हो, इसने बोला भैया ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं, तो बता दो इसका वर्क डन कितना होगा। अब इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा बच्चा सोचता है, सब कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भटक जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें कि वर्क ही तो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, वर्क परफॉर्म पूछा है ना फर्स्ट 30 सेकेंड है, तो क्यों ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे। नॉर्मल का वर्क डन 0, mg का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन 0, केवल एक का ही वर्क डन है, किसका, इसका। तो इसका जो वर्क डन होगा तो मैं सीधा लिख दूं वर्क डन बाई फोर्स एफ बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, किसी टाइम पर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हो गया। लेकिन v क्या होगा, सर v बराबर u प्लस ए टी, जो एक्सलेशन निकाला इस एक्सलेशन की वैल्यू वहां पुट कर देना, ठीक है, पहला। और दूसरा कि सर ओमेगा क्या होगा, मैंने कहा ओमेगा तो v अपॉन आर ही होना है क्योंकि रोलिंग होनी है, खत्म सवाल। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, अगर आपने ए निकाल लिया ये तो बढ़िया सॉल्व हो जाएगा, ये तो है ना। आई की वैल्यू आप रखोगे एम आर स्क्वायर, ओमेगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एकदम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा ही डरावना सवाल, बड़ा ही भूतिया सवाल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से इधर से देखूं, ऐसे झांक के देखूं, तो देख तुझे क्या दिखेगा, सर तुझे दिखेगा, एक दिखेगा ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ झांक के देखूं तो तू ऐसे फील ले, एक तो हो गया लाल वाला क्रॉस सेक्शन और एक हो गया सपोज ये नीला वाला क्रॉस सेक्शन। तो तेरे को दिखेगा ऊपर तो दिखेगा लाल वाला क्रॉस सेक्शन जिसको हमने ऐसे बांध दिया, ठीक है, ऐसा देख लाल वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और क्या दिख रहा होगा सर, और नीचे दिख रही होगी 2 रस्सी, ठीक, इसका मतलब ऐसे रस्सी दिख रही होगी, और यहां पे लग रहा है हमको नीला वाला ये डायग्राम है। क्या लल्लू डायग्राम है भाई, देख रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, तो आप सीधा इस पे टेंशन 2t मान सकते हैं, इधर 2t इधर 2t। अब इसका डायग्राम देखते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसमें बेस सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कैसे करना है, बोले सर जी मान लो इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है a1, मैंने कहा ठीक है सर, ये ऐसे घूम रहा है अल्फा 1 से, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है अल्फा 2 से, मैंने कहा ठीक है, और बताओ, बोले सर हो गया काम बस, नीचे लग रहा होगा mg, इसकी क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सर नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और बताओ सर टॉर्क की क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 2t इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है, ये इसके लिए लिख दिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, सर 2t इंटू कैपिटल आर बराबर आई, सर ये इसके लिए अल्फा 1 है तो इसके लिए अल्फा 2 हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, सर इस पॉइंट का एक्सलेशन कितना होगा, आर अल्फा 2, वही इस पॉइंट का एक्सलेशन हो जाएगा, वही इस पॉइंट का हो जाएगा, वही इस पॉइंट का हो जाएगा, और वही इसका होना पड़ेगा, और इसका कितना होगा a1 माइनस आर अल्फा 1। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से आंसर ला के दिखा दिया है, टेंशन वेंचर सब mg/10 एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें एक अच्छी बात आपको ये भी दिख जाएगी कि इन दोनों इक्वेशन से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन पे फोकस करूं तो यहां से हमें पता चल गया कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 है, तो उनको अल्फा मान लेना, तो तुम्हारी इक्वेशन और कम हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। 14 का सवाल को अगर मैं इधर से देखूंगा तो याद करो क्लास में ऐसे सवाल करे थे हमने, ऐसे देखूंगा तो एक दिखेगी छोटी रेडियस, एक दिखेगी बड़ी रेडियस। छोटी रेडियस को हमने ऊपर ऐसे बांध दिया है और बड़ी रेडियस पे नीचे हमने ऐसे एक मास m लटका दिया है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। ये सवाल है बेसिकली, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ वेट ए, इसका एक्सलेशन पूछ रखा है, इसका एक्सलेशन नीचे ए बता दो कितना होगा, ठीक है। बड़े आराम से निकाल सकते हो भैया, मान लो ये घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अल्फा से घूम रहा है और कुछ है ही नहीं सवाल में, बस यही है, ठीक है। और हाँ ये जरूर कर सकते हो आप, यहाँ टी टी यहाँ 2t मान सकते, ये इस पर टेंशन 2t मान सकते हो, अगर यहाँ पे टेंशन t यहाँ पे टेंशन t मान लिया तो यहाँ टी डैश मान लेना, इसके बाद सारी कहानी वही है। ऐसे सवाल हमने क्लास में भी खूब किए हैं, ठीक है, करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसने बोला यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एंड रेडियस आर सेट इन द रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लोअर्ड विद द लेटरल सरफेस ऑन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन्स एंड रिलीज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मुझे तो सवाल तो बहुत आसान ही लग रहा है भैया, ये तो वही सवाल लग रहा है,
वर्क डन बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वही क्वेश्चन है जो किया था हमने, देख यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर मास एंड रेडियस आर सेट इनटू द रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, देन लोअर्ड विद द लेटरल सरफेस ऑनटू हॉरिजॉन्टल प्लेस एंड रिलीज। ये सवाल है, इसको घुमा दिया हमने ऐसे ओमेगा नॉट से और वेलोसिटी इसकी जीरो कर रखी है, छोड़ दिया इसको, अभी स्लिपिंग होगी, फिर थोड़ी देर के बाद ये रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सवाल आता था कि बताओ कब रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके भी हम सवाल सॉल्व कर लिया करते थे। वही क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है उसने, फाइंड हाउ लॉन्ग द सिलेंडर विल मूव विथ स्लाइडिंग, मतलब कब रोलिंग स्टार्ट होगी, एंड टोटल वर्क परफॉर्म बाय द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कराया हुआ सवाल है ये, अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने तो मतलब परसों भी देखा था और अभी भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ए यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन द टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है भाई साहब, ये कैपिटल आर का स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्फीयर हमने रख दिया है, वो रोल कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द मोमेंट इट ब्रेक ऑफ द फ्लो। हाँ, ये कब ब्रेक करेगा, ये कब ब्रेक करेगा, ठीक है, ये सवाल भी किया हुआ सवाल है, ठीक है, कब ब्रेक करेगा। अब इसमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो स्फीयर है वो स्फीयर कैसा है, ठीक है। यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस स्मॉलर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन ए टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसमें कुछ बोला नहीं है तो इसको आप फिक्स मान के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व कर ही देता हूं, देख इसको यहां से छोड़ोगे आप, ठीक है, छोड़ोगे तो मान के चलो यहाँ कॉन्टेक्ट टूटा इस जगह पर, ठीक है, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या क्या हो जाएगा, थीटा। तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल जीरो हो गया, बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। पहली क्वेश्चन तो ये आ जाएगी। और बर्कनई थ्योरम क्या लिखोगे सर, ये डिस्टेंस आर प्लस आर, ठीक है, तो ये कितना नीचे आया सर, वर्क डन बाई ग्रेविटी एम जी आर प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि अभी थोड़ा समय हो गया है, तो मैं अभी इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं डिस्कस कर दूंगा आपको नेक्स्ट केपीपी में। आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके ट्राई कीजिएगा। कैसा रहा आज का डिस्कशन, कितने क्वेश्चंस में आपने मजा लिया, कितने क्वेश्चंस को आपको वाकई कुछ सीखने के लिए मिला, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो है, जो भी पार्ट बचा है ये मैं आपको नेक्स्ट केपीपी के साथ मर्ज करके प्रॉपर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें सारी चीज़ें, ठीक है। रोटेशन चल रहा है इस टाइम, ठीक है, बड़ा मज़ेदार। अगली केपीपी और खतरनाक आने वाली है, उसमें और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार जुड़े रहिए, टिके रहिए, गिव अप नहीं करना है, कोशिश कीजिए अपनी स्पीड बढ़ाने का, कोशिश कीजिए लैंग्वेज को इंप्रूव करने का, ठीक है। जितनी ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एटलीस्ट हम बाकी लोगों से बहुत बेटर कर रहे हैं। बाकी लोग में तो क्या होता है कि 30-40 सवाल से ज़्यादा नहीं कर रहा है, कोई कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे 30-40 से ज़्यादा इस दौरान पर सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं बेसिकली कोई करता है बच्चा। लेकिन हम लोग टारगेट लेके बैठे हैं 100 सवाल होगा, तो कम से कम 100 तो हम कर ही लेंगे, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके सिलेक्शन के लिए भी और आपके रैंक के लिए भी। क्लियर है, ऐसी मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा, ठीक है, लास्ट तक जुड़ा रहूंगा, ठीक है। लक्ष्य वालों, प्रॉमिस किया था मैं लास्ट तक रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है, लास्ट तक जुड़ा रहूंगा बिल्कुल, आखिरी तक बिल्कुल। आप ऐसी मेहनत करते रहो। इसका डिस्कशन बाकी जो बच रहा है वो मैं अगले के भी मैं कर दूंगा, ठीक है। टेक केयर।